न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक साथ 3 पीढ़ियां खत्म। सऊदी अरब बस हादसे में एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत। सऊदी अरब में मदीना के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोग मारे गए। इस परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई, जिससे शहर में मातम पसर गया। हादसा सोमवार तड़के हुआ, जब उम्रा पूरा करके लौट रही बस एक तेल टैंकर से टकरा गई और टक्कर के तुरंत बाद ही तेज आग लग गई। बस में कुल 46 तीर्थयात्री सवार थे। रात करीब 1:30 बजे के बस मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर पहुंची। इसी दौरान बस की टक्कर तेल टैंकर से हो गई और देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई। कई शव इतनी बुरी तरह जल गए कि पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। मृतकों में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्य शामिल थे। परिवार के रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ ने बताया कि मेरी भाभी, देवर, उनका बेटा, 3 बेटियां और उनके बच्चे सब उम्रा के लिए गए थे। वे सिर्फ 2 दिन बाद ही भारत लौटने वाले थे। पहचाने गए मृतकों में नसीरुद्दीन 70 वर्षीय, अख्तर बेगम 62 वर्षीय, सलाउद्दीन 42 वर्षीय, बेटी अमीना 44 वर्षीय, रिजवान 38 वर्षीय, शबाना 40 वर्षीय और इनके बच्चे भी इस हादसे में मारे गए। परिवार ने कहा है कि हमें सच जानना है कि यह हादसा कैसे हुआ। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। परिवार का एक सदस्य अमेरिका में रहता है, जिसे भी खबर मिलते ही गहरा सदमा लगा। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। कई शव पूरी तरह जले हुए हैं। हैदराबाद पुलिस प्रमुख VC सज्जनार के मुताबिक कम से कम 45 भारतीयों की मौत हो सकती है और इसमें से अधिकांश हैदराबाद के हैं। 10 बच्चे भी शामिल हैं। सऊदी प्रशासन ने अभी अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है, क्योंकि कई शव पहचान से बाहर है। जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम मौके पर मौजूद है। हादसे की पूरी यात्रा 9 नवंबर को निकले हुए 23 को लौटना था और 54 लोगों का जत्था 9 नवंबर को हैदराबाद से जेद्दा गया हुआ था। इस समूह में 46 लोग बस में सवार थे, 4 कारों में और 4 लोग मक्का में रुके थे। केवल एक यात्री शोएब इस हादसे से बच पाया। कैसे बचे शोएब? शोएब ने खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा दी और उसके हाथ बुरी तरह से जल गए। इलाज चल रहा है। रिश्तेदारों का कहना है कि अगर वही खिड़की नहीं तोड़ता तो वह भी जल जाता। हैदराबाद में मातम। परिवारों के आखिरी कॉल में अचानक बंद। कई हैदराबादी परिवारों ने बताया कि हादसे से ठीक पहले उनका आखिरी फोन आया था, जिसमें यात्रियों ने बताया कि वे मदीना से 2 घंटे दूर है। उसके थोड़ी देर बाद फोन बंद होने लगा और फिर खबर आई कि बस जल गई। संयुक्त पुलिस आयुक्त तफसीर इकबाल के अनुसार 43 पीड़ित हैदराबाद के और 2 साइबराबाद के और 1 कर्नाटक के हुबली का था। बस में कुल 18 पुरुष और 18 महिलाएं और 10 बच्चे थे। शव सऊदी में भी दफन होंगे। तेलंगाना सरकार ने कहा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन एक टीम लेकर सऊदी रवाना होंगे। प्रत्येक मृतक के 2 रिश्तेदारों को भी सऊदी भेजा जाएगा। शवों को धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार सऊदी में ही दफनाया जाएगा। परिवारों को 5 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी। अजहरुद्दीन ने कहा है कि वास्तविक मृतकों की संख्या 47 से 48 तक हो सकती है और कई शव पूरी तरह से जल चुके हैं। अगली खबर, सुसाइड बॉम्बर उमर का वीडियो आया सामने। दिल्ली कार ब्लास्ट से पहले फर्राटेदार अंग्रेजी में क्या कहा। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के आरोपी उमर नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में उमर अकेले कैमरे के सामने बैठकर अंग्रेजी में आत्मघाती बम हमलों के बारे में बोल रहा है और उन्हें सही ठहरा रहा है। वीडियो में उसकी बातचीत में इत्मीनान और स्पष्ट सोच दिखाई दे रही है। इस वीडियो से आतंकी उमर की मानसिकता और उसकी सोच का विश्लेषण करना आसान है, जो कि जांच एजेंसी और सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए अहम हो सकता है। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बोल रहा उमर। वीडियो में उमर नबी कहता है कि लोग सुसाइड बॉम्बिंग को समझने में नाकाम रहते हैं। वह बताता है कि लोग यह नहीं समझते कि बम विस्फोट या आत्मघाती हमला वास्तव में क्या होता है। वीडियो में उमर अंग्रेजी में विस्तार से बात कर रहा है और आत्मघाती हमलों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जोर दे रहा है। वह कह रहा है कि ऐसे हमले मानसिक दृष्टि से खतरनाक है, जो
लोग इसे अपनाते हैं वे मृत्यु की निश्चितता मान लेते हैं। इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इत्मीनान से बैठकर बनाया वीडियो। उमर आगे कहता है कि ऐसी सोच लोकतांत्रिक और इंसानी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकती। ये विचार जीवन, समाज और कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। वीडियो में उमर इत्मीनान से बैठा है और गंभीर स्वर में बातें कर रहा है। उसका यह वीडियो आतंकियों के मनोविज्ञान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि वीडियो में आगे के विचार सामने नहीं आए हैं, लेकिन उसके शुरुआती वक्तव्य से उसकी मानसिकता का पता चलता है। गौरतलब है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाका उस समय हुआ जब कार में बैठे आरोपी उमर ने खुद को उड़ा लिया था। धमाके में उसके शरीर के कई हिस्से बिखर गए थे और इस घटना ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा दिया। जांच और एनडीए पुष्टि जांच एजेंसियों ने आतंकी उमर की मां का डीएनए सैंपल लेकर पुष्टि की थी और कार चलाने वाले व्यक्ति उमर नबी ही था। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच अभी भी जारी है और विस्फोट के पीछे पूरी साजिश का खुलासा करना एजेंसियों की प्राथमिकता है। विस्फोट और फरीदाबाद से लिंक। इस केस का संबंध फरीदाबाद में बरामद 2900 किलो विस्फोटक से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियां इस विस्फोटक का स्रोत और सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है। यह साबित करता है कि धमाका एक संगठित और विस्तृत साजिश का हिस्सा था, जिसमें कई लोग और नेटवर्क भी शामिल है। जांच एजेंसियों के लिए अहम है वीडियो। उमर का यह वीडियो जांच एजेंसियों और आतंकी विरोधी विशेषज्ञों के लिए अहम बताया जा रहा है। इसमें आतंकी मानसिकता और आत्मघाती हमलों की तैयारी के पीछे सोच का विश्लेषण करना आसान हो सकता है। वीडियो से आतंकी रणनीति और मानसिक प्रक्रिया की जानकारी मिल सकती है। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. अगली खबर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा ढेर पत्नी का भी हुआ एनकाउंटर। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली कमांडर माधवी हिडमा और उसकी पत्नी को गोली लगी और दोनों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने माओवादियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया था। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। माधवी हिडमा की उम्र 43 वर्ष है। पिछले 2 दशकों से सुरक्षा बलों के लिए वह चुनौती बना हुआ था। वह न सिर्फ PLGA यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, बल्कि CPI यानी कि माओवादी की केंद्रीय समिति का भी सबसे कम उम्र का सदस्य रहा। इसकी रणनीतिक सोच और जंगलों में गुरिल्ला युद्ध की क्षमता ने उसे संगठन का सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक बना दिया था। सुकमा हमले का मास्टरमाइंड था। हिडमा का जन्म वर्ष 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्ववर्ती इलाके में हुआ था। बेहद कम उम्र में ही वह माओवादी संगठन से जुड़ गया और कमांडर बन गया। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के दरभा घाटी नरसंहार में वह मुख्य साजिश करता था, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 27 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 2017 में सुकमा में CRPF पर हुए घातक हमले पर भी उसका मुख्य रोल था, जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। उसने कम से कम 26 बड़े हमले की योजना बनाई थी और उन्हें अंजाम दिया था। उस पर 1 करोड़ का इनाम था। पत्नी की भी
पत्नी भी नक्सल गतिविधियों में शामिल रही। आंध्र प्रदेश की पुलिस और विशेष बल को लंबे समय से उसकी गतिविधियों के बारे में इनपुट मिल रहे थे। ताजा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर जंगल में घेरा डालकर ऑपरेशन शुरू किया। जवाबी फायरिंग में हिडमा और उसकी पत्नी मारे गए। उसकी पत्नी भी नक्सली संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और कई ऑपरेशनों में सक्रिय रही थी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हिडमा की मौत से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा। वह न सिर्फ प्रमुख रणनीतिकार था बल्कि दक्षिण बस्तर में संगठन की पकड़ बनाए रखने में उसकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती थी। उसकी मौत से माओवादियों का नेटवर्क कमजोर होगा और जंगलों में उनकी गतिविधियों पर लगाम लगने में आसानी होगी। अगली खबर, आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा, बोले गुनाहगार समझा तो सजाएं सुनाई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 अलग अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में दोषी पाया और आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुना दी गई। इसके बाद पिता पुत्र को जेल भेज दिया गया है। मामला 2019 का है, जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के सुवाखेड़ा विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान अपने हलफनामे में पैन कार्ड नंबर दिया था। साथ ही आजम खान ने अपने बेटे के लिए 2 अलग अलग पैन कार्ड बनवाए थे ताकि वह चुनाव लड़ सके। इनकम टैक्स विभाग की जांच में 2 पैन कार्ड मिलने की पुष्टि हुई थी। लंबी सुनवाई के बाद बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी थी। अदालत ने 17 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। सोमवार को कोर्ट रूम में फैसला सुनाते हुए जज ने दोनों को दोषी करार करके 7-7 साल की सजा सुना दी है। इस दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना खुद अदालत में मौजूद रहे। आजम खान और अब्दुल्ला आजम पहले भी कई मामलों में सजा पा चुके हैं। इनमें जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का मामला भी शामिल है, जिसमें अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हो सकती है। हाल ही में आजम खान सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला भी जमानत पर बाहर है। गौरतलब है कि इससे पहले 6 दिसंबर को अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था और कोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स और 2 पैन कार्ड रखने के आरोप दर्ज किए। एफआईआर रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि याचिका ने एफआईआर रद्द करने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार पेश नहीं किए हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में निचली अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। बीजेपी विधायक का बड़ा बयान आया सामने। बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है। आजम के खिलाफ पूरे सबूत थे। अब बाप बेटे दोनों 7-7 साल की सजा में हैं। बता दें कि 2 महीने पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए थे। अगली खबर, रोहिणी आचार्य को घर से निकाले जाने के बाद पिता लालू यादव ने तोड़ी अपनी चुप्पी, बोल दी बड़ी बात। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनावी परिणाम के बाद एक बार फिर आपसी कलह के कारण लालू परिवार बीते 2 दिन से सुर्खियों में है। लालू परिवार ने अपनी उस लाडली बेटी रोहिणी यादव को घर से निकाल दिया है, जिसने अपनी किडनी दान करके पिता लालू यादव को नया जीवन दान दिया था। 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए आरजेडी और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया और शाम को उन्हें घर छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। घर छोड़ते हुए उन्होंने नम आंखों से भाई तेजस्वी यादव और उसके करीबी संजय यादव और रमीश पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें गालियां दी गई, धमकियां दी गई और चप्पल से मारा गया। रोहिणी के इन आरोपों पर अभी तक चुप्पी साधे रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है। रोहिणी आचार्य के मामले पर क्या बोलिए लालू यादव। लालू यादव ने परिवार में मतभेद सार्वजनिक होने के 2 दिन बाद राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने परिवार में चल रहे कलह पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पारिवारिक मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि इसे परिवार के भीतर ही सुलझाया जाएगा। लालू प्रसाद ने पटना में पार्टी विधायकों की एक बैठक में यह बात कही, जहां
उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी की एकता और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, न कि आंतरिक कलह पर। लालू यादव ने कहा है कि यह एक आंतरिक पारिवारिक मामला है जिसे परिवार के भीतर ही सुलझाया जाएगा। मैं इसे संभालने के लिए मौजूद हूँ। रोहिणी ने तेजस्वी पर लगाए थे गंभीर आरोप। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी और करीबी राजद सांसद संजय यादव ने उन्हें परिवार से बाहर निकाल दिया। इसके बाद रोहिणी ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध तोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने पार्टी की हार को लेकर संजय यादव से सवाल किया तो उन्हें अपमानित किया गया, गाली दी गई और यहाँ तक कि मारा भी गया। घर छोड़ने के बाद लालू की बेटी रोहिणी यादव ने बड़ी ही इमोशनल पोस्ट लिखी थी। उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहित महिला, एक माँ को अपमानित किया गया, भद्दी गालियाँ दी गई, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, मैंने सच नहीं छोड़ा और केवल इसी कारण मुझे अपमान सहना पड़ा। उन्होंने आगे ये भी कहा, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माता पिता बहनों को छोड़कर चली गई। उन्होंने मुझे मेरे मायके से अलग कर दिया, उन्होंने मुझे अनाथ कर दिया। तुम में से कोई भी मेरे रास्ते पर न चले, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी बहन न हो। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।